आपको डायमीटर दिख रहा है ना, डायमीटर किधर है? व्यास पता चल गया ना, व्यास किधर है? जो लाल रेखा खंड है, ये जो रेड वाली है, ये पूरी डायमीटर है, ठीक है, जो केंद्र से होके गुजर रही है। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली, ठीक है। या आप बोल सकते हैं ये भी त्रिज्या है। मैं इनको नेमिंग कर दूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है, ये इसका केंद्र हो गया ओ। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें त्रिज्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे ओ ए भी एक त्रिज्या है, ओ बी भी एक त्रिज्या है, और ओ सी भी त्रिज्या है ना। तीनों ही त्रिज्याएं हैं हमारी। अगर मैं बोलूं कि व्यास कौन सा है, व्यास बोलेंगे आप बी सी जो रेखाखंड है वो हमारी व्यास हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, है ना। तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई अगर आप ओ सी और ओ बी को जोड़ दें तो बी सी बनेगा, ओ सी और ओ बी को जोड़ेंगे तो बी सी बनेगा। और आपको साफ दिख रहा है कि रेडियस को जब मैंने 2 बार जोड़ा तो डायमीटर बन गया, है ना। त्रिज्या को 2 बार जोड़ रहे हैं तो व्यास बन रहा है। तो क्या मैं यहाँ 2r इज इक्वल टू डी लिख सकती हूँ? ये तो मैंने बताया रिलेशन कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। अभी क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे का स्टार्ट कराती हूँ। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्कल ले लूं, ठीक है, वृत्त ले लूं, तो वृत्त का ये केंद्र था, बीच वाला हिस्सा इसे हम सेंटर बोलते थे या केंद्र कहते थे, है ना। केंद्र से जो रेखाखंड हमारा वृत्त के ऊपर वाली पॉइंट, मतलब वृत्त के ऊपर ही जो बिंदु है उसको जोड़ता था, इसे हम क्या कहते थे? इसे हम क्या कहते थे? व्यास कहते थे। जैसे अगर से ओ ए बोल दू, इसे ए बोल दू, तो ओ ए हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हमारा त्रिज्या, व्यास में त्रिज्या, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने व्यास पढ़ा था कि भाई व्यास क्या होता है ना। अगर मैं इसी रेखाखंड को आगे जोड़ दूं, ठीक है, आगे और एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, और इसको मैं नाम दे दूं बी, तो क्या बोल देंगे? जो बी ए है, पूरी बी ए या ए बी हमारी व्यास हो जाएगी वृत्त का, या डायमीटर हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था जीवा क्या होता है। जीवा क्या होती थी? कोई भी दो बिंदु जो वृत्त पे आ रहे हैं, ठीक है, मान लो ये दो बिंदु है, इनको अगर मैं जोड़ दूं आपस में तो क्या बन जाती थी? ये जीवा बन जाती थी ना। इसको अगर मैं नाम दे दूं ए और बी, तो ए बी यहाँ से क्या हो जाएगी? जीवा, है ना, या हम इसे कॉर्ड भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्कल का जो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा कॉर्ड होता है, सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? वो होती है हमारी डायामीटर। कैसे? क्योंकि डायमीटर को भी अगर आप ध्यान से देखिए तो कोई भी दो बिंदु जो सेंटर से होके जा रही है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये भी जीवा हो जाएगी। और डायमीटर को हम, या व्यास को हम सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सभी को क्लियर है ना? गुड। चलिए आगे हम उसके बाद क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सर्कल का, ठीक है। और यहाँ पर थे हम, ठीक है। इंटीरियर ऑफ सर्कल या वृत्त का अभ्यंतर क्या था? तो वृत्त के जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्त का अभ्यंतर, है ना। ये तो है पूरा अंदर वाला हिस्सा, यही हमारा अभ्यंतर भाग कहलाएगा किसी भी वृत्त का, ठीक है।
इंटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। जो भी सर्कल के अंदर वाला हिस्सा है वो हमारा अभ्यंतर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा जितना भी हमारा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक्सटीरियर कौन सा होगा? एक्सटीरियर बेटा सर्कल के बाहर वाला हिस्सा, जितना भी स्पेस है जहां सर्कल नहीं है, ठीक है। ये पूरा स्पेस, ये पूरा भाग हमारा वही भाग हो जाएगा या एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये भी हमारा बाहरी भाग है, ठीक है। वृत्त के चारों तरफ का जो भी भाग बचा हुआ है वो हमारा वही भाग हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। क्लियर है इतना? एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ठीक है, चलिए। अब आपको एक चीज नोट करनी है कि हमारा जो सर्कल होता है जिस भी तल पर स्थित है, मतलब जिस भी पेपर पे आप, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर ले अपने पेपर पे या कहीं पे भी, तो 3 हिस्सों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे पहला अभ्यंतर, ठीक है, अंदर वाला हिस्सा हो गया। दूसरा हो गया वृत्त, जो आपने बना रखा है, ये वृत्त। तीसरा उसका बाहरी भाग, वही भाग। तो 3 हिस्सों में बट जाता है। एक तो वृत्त जो आपने बनाया, दूसरा वृत्त के अंदर वाला हिस्सा, और तीसरा वृत्त के बाहर वाला हिस्सा। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि वृत्त जिस तल पे बना है उसे हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो आप बोलेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल। अभ्यंतर, वही भाग और वृत्त। इतना क्लियर है सभी को? कौन से 3 हिस्सों में विभाजित है, सभी को क्लियर है? हम्म। 3 के साथ साथ नाम भी पता होना चाहिए कौन से 3 है वो। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन करना है अब आपने। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और बोला है कि जो पॉइंट पी दिखा रखा है, बिंदु पी दिखा रखा है, ये वृत्त के कौन से हिस्से में स्थित है? ये वृत्त के कौन से हिस्से में स्थित है? जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 107। एक्सटीरियर में है, बहिर्भाग में है, अभ्यंतर में है, इंटीरियर में है, वृत्त पर है, या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे करेंगे इसका आंसर। कहाँ पे दिख रहा है ये की पॉइंट? बाहर है, अंदर है, या सर्कल पे है? ग्यारह बच्चों ने आंसर दिया और 9 बच्चों का आंसर सही है, 2 बच्चों का आंसर गलत है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 107। हम्म, चलिए। अब पोल सेक्शन को मैं हटा रही हूँ यहाँ से, अब क्वेश्चन ही दिखेगा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, कौन सा है? ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, उन्होंने पोल सेक्शन में नहीं किया है। ठीक है, सही कर रहे हैं आप। तो पहला देखो, वही भार, क्या ये बाहर का हिस्सा है? नहीं, बाहर का हिस्सा तो हमने बोला था जितना भी बचा हुआ है। बाहर का हिस्सा तो नहीं है। क्या अंदर का हिस्सा है? नहीं, ये सर्कल के अंदर के हिस्से में तो आ ही नहीं रहा है। ये भी नहीं है। क्या ये वृत्त पर है, सर्कल पे? हाँ बिल्कुल, देखो ये पॉइंट हमारा सर्कल पे ही तो आ रहा है, इसलिए सी पॉइंट हमारा सही आंसर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वृत्त पर है ये।
क्लियर है सभी को? व्रत पर कैसे है, ये साफ दिखाई दे रहा है वैसे तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। जो सर्कल का, व्रत का केंद्र होता है, वो कौन से भाग के अंदर आता है? हमने 3 पार्ट पढ़े थे ना, 3 भाग पढ़े थे। अब ये वाला कौन से भाग में आता है? अंदर वाले भाग में आता है सेंटर, बाहर वाले भाग में आता है, या व्रत पर आता है, या इनमें से कोई भी नहीं? हम्म, 8 बच्चों ने अभी आंसर किया और 8 के 8 बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड। हम्म, जल्दी से कीजिए बेटा। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। बेटा पोल सेक्शन में इतने कम बच्चे आंसर क्यों कर रहे हैं? सिर्फ 11 बच्चों ने दिया आंसर, बाकी के 8-9 बच्चे नहीं कर रहे हैं। चलिए चैट सेक्शन में आंसर कीजिए बाकी। ठीक है, जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर दिया चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, चलो देखो, मैं एक सर्कल बना देती हूँ, ठीक है, नॉर्मल सा। मान लीजिए सर्कल है, ये इसका केंद्र होता है बीचों बीच। तो अगर आप यहाँ देखिए तो भाई जो सेंटर है वो तो सर्कल के अंदर वाले हिस्से में आ रहा है, साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन सी ही, सॉरी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इंटीरियर अंदर आ रहा है ना, यहाँ थोड़ी ना है सर्कल के ऊपर, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, बाहर तो है ही नहीं, अंदर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्लियर है सभी को? बी ऑप्शन क्यों आंसर है इसका? बढ़िया, सभी को क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला टॉपिक है वो है मेजर एंड माइनर आर्क, दीर्घ एवं लघु चाप क्या होता है? देखो क्या लिखा है, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग। ठीक है, वृत्त है। अब वृत्त पे मैंने क्या कर लिए, 2 बिंदु बना लिए। ठीक है, पी और क्यू हमारे 2 बिंदु है वृत्त पर। ठीक है, 2 बिंदु है, 2 पॉइंट्स है, कोई भी मैंने ले लिए। अब जब इन दोनों बिंदुओं को मैं जोड़ दूं एक दूसरे से, फिर बाहर वाले हिस्से पे, ठीक है, ये मतलब ये जो सर्कल वाला हिस्सा है, इस वाले को, बिंदुओं के बीच वाला हिस्सा, बीच में से ऐसे नहीं जोड़ना, ये बाहर भरा वाला आउटलाइन वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? यही हिस्सा हमारा चाप कहलाएगा। ठीक है, जो कर्व बन रहा है यही हमारा चाप कहलाएगा या आर्क कहलाएगा। तो क्या बोलोगे, पी क्यू हमारा एक आर्क है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, पी क्यू के ऊपर ये हल्का सा ये आर्क का निशान। ठीक है, पी क्यू हमारा क्या हो गया? आर्क हो गया, चाप हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या आता है इसमें। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं। चाप वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 भाग दिखेंगे आपको। कौन से? एक तो ये रेड वाला दिख गया, और एक ये वाला हिस्सा, ये भी तो बचा हुआ है, यहाँ से भी एक हिस्सा बचा हुआ है, तो इसने भी यहाँ पे बांध दिया ये वाला। तो किसी भी वृत्त को ये 2 हिस्से में तोड़ रहा है, एक तो ये वाला हिस्सा हो गया नीला वाला, एक वाला हो गया लाल वाला हिस्सा। अब इन दोनों हिस्सों को क्या कहते हैं?
अब इसने यहाँ पे हरे से दर्शाया है, ठीक है, मैं इसे नीला कर देती हूँ या आप हरे से ही समझ लीजिए। जो हरा वाला हिस्सा है ये हमारा बड़ा भाग लग रहा है ना आपको, तो ये वाला हिस्सा बड़ा है, और वही नीले वाले हिस्से को देखो, ये हिस्सा छोटा है, सभी को दिख रहा होगा। एक हिस्सा बड़ा, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा और नीचे वाला हिस्सा छोटा, तो दो भागों में बांटेगा, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। अब बड़े हिस्से को क्या बोलेंगे, बड़े वाले हिस्से को हम बोलेंगे दीर्घ चाप या मेजर आर्क, ठीक है, बड़े वाले हिस्से को दीर्घ चाप बोलेंगे, मेजर आर्क, और जो छोटा वाला हिस्सा होगा उसे बोलेंगे माइनर आर्क या लघु चाप, ठीक है। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, तो मेजर आर्क दीर्घ चाप, माइनर आर्क लघु चाप। अगर मैं कोई भी एक आर पॉइंट मान लू इस वाले पे दीर्घ चाप पे, तो अगर मैं इस दीर्घ चाप का नाम लिखना चाहूं तो क्या बोलूंगी कि पी आर क्यू हमारा दीर्घ चाप है और पी क्यू हमारा लघु चाप है, ठीक है। ये हो गया मेजर आर्क और ये हो जाएगा माइनर आर्क। क्लियर है, रिप्रेजेंट करने का तरीका जैसे आर्क बना हुआ है ऐसा गोलाई में ये इसके ऊपर लग जाता है। तो पी आर क्यू हमारा मेजर आर्क हो जाएगा दीर्घ चाप, और पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वाला चाप। क्लियर है सभी को इतना। नेमिंग कैसे करते हैं हम दीर्घ चाप और लघु चाप की। सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसने क्या बोला है कि अगर दीर्घ चाप और लघु चाप बराबर हो जाए, मीन्स अगर मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तो दीर्घ और लघु बराबर हो जाए तो ये प्रत्येक अर्धवृत्त सेमी सर्कल में टूट जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा आधा सर्कल वाला हिस्सा हो जाएगा और नीचे वाला आधा। तो आधे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं या सेमी सर्कल कहते हैं। तो दो सेमी सर्कल में ये टूट जाएगा। दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं ना भाई, दो सेमी सर्कल जोड़ के तो एक सर्कल बनाएंगे, दो अर्धवृत्त को मैं जोड़ दूं तो एक वृत्त तो बनेगा। क्लियर है। ये कब होगा, जब हमारा दीर्घ चाप और लघु चाप बराबर हो जाएंगे। इतना क्लियर है सभी को। इतना क्लियर है तो वाई टाइप करिए, नहीं क्लियर है दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब आपसे बोला है कि जो एलएम दिखाई दे रहा है रेड ब्लू कलर से, कि जो एलएम है ये हमारा दीर्घ चाप है या लघु चाप है, वो आपने बताना है। कौन सा चाप है एलएम, दीर्घ है या लघु। तो मैंने आपको बताया कि लघु वाला चाप छोटा हिस्सा होता है और दीर्घ बड़ा हिस्सा होता है, तो कौन सा है, ए और बी में से। ठीक है, ऑप्शन सी और डी पे ध्यान मत मैम देना, ए और बी में से कौन सा है। मैम एक बात पूछनी थी, अगर ये हम ऊपर दीर्घ ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा वाला हिस्सा, बड़ा वाला जो चाप होगा वो हमेशा दीर्घ ही होगा। नहीं मैम वो तो समझ में आ गया, मतलब कि वो जरूरी है कि ऊपर ही होगा दीर्घ, नहीं नीचे नहीं, नहीं। ये जरूरी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। वो ओके आपको मैम। दिख ही जाएगा डायग्राम में, आकृति में दिख जाएगा दीर्घ है या लघु है। ओके। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर हो या नीचे हो। हम्म। ठीक है, 11 में से 9 बच्चों ने आंसर सही किए, दो बच्चों ने गलत किया उत्तर, दो बच्चों ने आंसर गलत किया है। चलिए, पोल मैंने यहाँ से एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है ए और बी में से।
बढ़िया। चलिए, तो देखो जरा ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। क्या ये दीर्घ है? दीर्घ नहीं। अगर मैं यहाँ से इसे जोड़ दूं, बाकी हिस्से को वृत्त के बाकी हिस्से को देखो, बाकी चाप को देखो, तो ये बड़ा हिस्सा दिख रहा है मुझे, लाल वाला जो मैंने बनाया अपनी तरफ से। तो दीर्घ तो है ही नहीं, हमें तो नीले वाले को बताना है। और नीला वाला साफ दिखाई दे रहा है कि छोटा हिस्सा है। तो कौन सा चाप हो जाएगा? लघु चाप हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। बड़ा चाप होता तो ये वाला हिस्सा दिखाता वो, लेकिन एलएम हमारा लघु चाप है। ठीक है। हम्म, सभी को क्लियर है लघु और दीर्घ? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपको पूछा है कि हम जो पी आर एस है, ठीक है, पहले तो पी आर एस हमारा साफ दिखाई दे रहा है कि मेजर आर्क है, दीर्घ चाप है। इसको हम लिखेंगे कैसे? हमने अभी लिखने का तरीका सीखा था ना, कैसे लिखते हैं। तो आपको बताना है कि हम किस तरीके से इसे लिखेंगे। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, तो दीर्घ चाप पी आर एस को आप किस तरीके से लिखेंगे? मैम हमें खाली पीएस को बताना है या आरपीएस को ही बताना पूरे को? नहीं, पी आर एस मेजर आर्क लिखा है ना उसमें, क्वेश्चन में देखो दीर्घ चाप लिखा है, पी आर एस लिखा है उसमें। छोटे वाले का नहीं पूछा, मेजर आर्क का पूछा है, दीर्घ चाप का पूछा है। हम्म, चलिए अभी भी दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है। 12 में से दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, कौन सा होगा, कैसे लिखेंगे? जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले, तो क्या होता है इसका चिन्ह? चिन्ह तो यही होता है। ठीक है, ये सभी को पता है आर का चिन्ह। अब उसने दीर्घ चाप पी आर एस बोला है, साफ दिख रहा है, बस इसके नीचे पी आर एस ही तो लिखना था, बी वाला, है ना। तो किसी बच्चे ने, दो बच्चों ने ए लिखा है, ए तो हो ही नहीं सकता। ए तो बोलता पीएस होता अगर ये लघु चाप की बात करता, लेकिन इसने दीर्घ चाप की बात करी है, मेजर आर्क की बात करी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है सभी को? ऑप्शन बी क्यों है हमारा सही उत्तर इसका? हम्म, क्या प्रॉब्लम है मुस्कान, क्यों क्लियर नहीं है? पूछो। मैम इसका ही पीआरएस, आपने तो उसका वो कहा था ना, ऊपर का। ऊपर का नहीं, मैंने दीर्घ चाप बोला। आप देखो ना, दीर्घ चाप कौन सा दिख रहा है आपको? दीर्घ चाप तो साफ बोला है उसने, पी आर एस है। दीर्घ कौन सा होता है? ज्यादा वाला हिस्सा। मैंने ऊपर नीचे तो बोला ही नहीं। और क्वेश्चन में भी साफ दिखा है कि उसने दीर्घ चाप की बात करी है। दीर्घ तो पी आर एस ही है, पी एस तो लघु हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अब? चलिए आगे देखते हैं, इतना हो गया। अब आता है हमारा दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड। ठीक है, मेजर एंड माइनर सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, क्या लिखा है? जीवा तथा चाप। अब कौन से दो हिस्सों के बीच की बात कर रहा है ये?
जीवा और चाप, है ना, कॉर्ड एंड आर्क की बात कर रहा है। तो कॉर्ड और आर्क के जो बीच वाला हिस्सा हो जाएगा वो ही हमारा, उसी हिस्से को हम वृत्तखंड कहते हैं, उसी को हम सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो पीक्यू है, पीक्यू हमारी एक जीवा है, पीक्यू इज ए कॉर्ड, पीक्यू कॉर्ड है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर मैं इस वाले हिस्से को दिखाऊं, आर्क दिखाऊं, तो आर्क ये वाला है, ये है आर्क, ये भी आर्क है। तो इनके बीच का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा, यही हमारा वृत्तखंड कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, यही हमारा वृत्तखंड या सेगमेंट कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जीवा और चाप के बीच वाला हिस्सा, कॉर्ड एंड आर्क के बीच वाला हिस्सा हमारा सेगमेंट कहलाता है। इतना क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड। हम्म, चलिए। अब ये भी दो तरीके के होंगे, दो तरीके के आपको मैं यही दिखा देती हूँ कैसे दो तरीके के हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा था जो अभी हम पढ़ के आए हैं, दीर्घ चाप, तो ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है ना। तो इस ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। कम वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड, और ज्यादा वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। माइनर आर्क ये वाला, और मेजर आर्क, सॉरी, माइनर सेगमेंट ये वाला और मेजर सेगमेंट ये वाला, ज्यादा वाला। क्लियर है सभी को? अगर जीवा और आर्क आपको पता है, कॉर्ड एंड आर्क आपको पता है, तो आपको सेगमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी को क्लियर हो गया ना? दोनों दिख गए ना, दीर्घ वाला भी और लघु वाला भी, मेजर एंड माइनर दोनों दिख गए। सभी को दिखे ना? क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे है हमारे। ठीक है, इन सभी को क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं आप। ये देखो, यही देखा है, ये कम वाला हिस्सा हो जाएगा माइनर, ज्यादा वाला मेजर, ठीक है। तो दो हिस्से में तोड़ दिया। तो इस वाले को आप लिख लीजिए यहाँ पे मेजर, या हिंदी में से बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको इस आकृति को ध्यान से देखना है, और बोला है कि दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बनाया गया वृत्तखंड कौन सा है, ठीक है, कौन सा बना रहा है। तो देखो जरा, आपको पहचानना है, सेगमेंट पहचानना है, क्योंकि आपको पता है जीवा और आर्क के बीच का हिस्सा ही हमारा सेगमेंट होता है ना, वृत्तखंड होता है। तो पहचानिए, वो वाला जीवा भी पहचानना है, ठीक है, और वो वाला सेगमेंट भी पहचानना है। कॉर्ड एंड सेगमेंट पहचानो कौन सा है, उस कॉर्ड का नाम क्या है, उस सेगमेंट का नाम क्या है, उस जीवा का नाम क्या है, उस वृत्तखंड का क्या नाम है, एबीसीडी में से। 8 बच्चों ने आंसर किया, उसमें से 4 बच्चों का आंसर सही है अभी।
हम्म। मैम 1 मिनट रुक जाए। बेटा पोल तो मैंने एंड कर दी है, कोई नहीं, आप चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिसने पोल में नहीं दिया है। हम्म। चलिए ऑप्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहले ए से शुरू करते हैं, तो पहले कॉर्ड देखते हैं, क्या ए भी एक हमारी कॉर्ड है? ए भी क्या एक जीवा है? देखो, हाँ ए भी हमारी जीवा है, क्योंकि डायमीटर भी है, हमें पता है कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो ये जीवा तो हो गई। ठीक है, क्या हमारा ए बी एफ ई हमारा क्या सेगमेंट बन रहा है? जोड़ दो, ए बी के बाद है एफ और उसके बाद है ई, ए बी एफ ई, ये तो यहाँ आ रहा है, तो ये तो हमारा बन ही नहीं रहा है सेगमेंट। बन रहा है क्या? नहीं। तो पूरा ऐसे घूम के आना चाहिए था ना, तभी तो सेगमेंट बनता, लेकिन ये यहीं से आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ए गलत है। दूसरे पे आ जाओ, ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है ईएफ, क्या ईएफ हमारा एक जीवा है? देखते हैं, हाँ ईएफ एक जीवा है, ठीक है। दूसरा ई एच एफ जी, क्या एक हमारा वृत्तखंड बन रहा है? जोड़ो, ई एफ जोड़ दिया, जी सॉरी ई एच एफ जी, ये तो बन ही गया, ये वाला हिस्सा ही तो हमारा वृत्तखंड है, यही तो हमारा सेगमेंट है। दैट मीन्स हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला। किसने सी पे भी टिक किया था? क्या एडी हमारा जीवा है? एडी तो हमारा जीवा ही नहीं है, ये तो एक आर्क है, चाप है ये, तो जीवा ही नहीं है, तो फिर कैसे बन जाएगा हमारा वृत्तखंड? ठीक है, तो सी भी नहीं है, उसी तरह डी बी भी नहीं, डी भी नहीं है, क्योंकि बी सी भी हमारा जीवा है ही नहीं, ये भी हमारा एक चाप है, आर्क है। सभी को क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर क्यों है इसका? बढ़िया। अब आता है हमारा दीर्घ एवं लघु त्रिज्यखंड क्या होता है? ठीक है, मेजर एंड माइनर सेक्टर क्या है, डायग्राम में देखेंगे। केंद्र की बात कर रही है, ठीक है, ये रहा सेंटर, केंद्र। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याएं, मतलब कि जो त्रिज्या है, मान लो ये है ए, ये बी, आपको दो त्रिज्या दिख रही है, एक है ओ बी, एक है ओ बी, ओ ए। तो दो त्रिज्याएं जब चाप से मिला देती हैं, चाप कौन सी है? ए बी, मीन्स ओ ए और ओ बी हमारी रेडियस किससे मिला रही है? ए बी चाप से मिला रही है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा बनता है, ये वाला हिस्सा हमारा सेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हिस्सा त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड क्यों नाम दिया? क्योंकि त्रिज्या से मिलके बना है, इसलिए त्रिज्यखंड इसका नाम हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया त्रिज्यखंड या सेक्टर कैसे बनेगा? दो रेडियस को जोड़ दो, ठीक है, जब दो रेडियस के जो पॉइंट हैं वो हमारे आर्क से जुड़ जाते हैं, तो हमारे सेक्टर बन जाते हैं। सभी को क्लियर हो गया? सेक्टर किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? ठीक है, अब इसी तरीके से त्रिज्यखंड भी दो तरीके के हो जाएंगे हमारे, ठीक है, एक बड़ा वाला और वही छोटा वाला, दीर्घ और लघु त्रिज्यखंड। तो ये वाला हिस्सा अगर आप देखें, ये जो है ये बड़ा हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ।
त्रिज्यखंड। और जो छोटा वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, बड़े वाले हिस्से को दीर्घ त्रिज्यखंड या मेजर सेक्टर, छोटे वाले हिस्से को लघु त्रिज्यखंड या माइनर सेक्टर। ठीक है, सेम एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है पहले से, देखिए। ठीक है, ये रहा मेजर और ये वाला माइनर। इतना सभी को क्लियर हो गया? बढ़िया। चलिए, तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। फिर से एक आकृति बनी हुई है और आपसे पूछा है रेडियस और सेक्टर। आपको रेडियस और सेक्टर का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो पहले तो आपको ढूंढना है त्रिज्या कौन सी है और त्रिज्या के द्वारा बनाया हुआ त्रिज्यखंड कौन सा है। चलिए सभी बच्चे ट्राई करिए इसे। त्रिज्या ढूंढेंगे और त्रिज्या से बने त्रिज्यखंड। 5 बच्चों ने आंसर करा है और पांचों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। नेमिंग आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है, जो भी करवाई थी मैंने। तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिज्यखंड है वो दो त्रिज्याओं से मिलके बना होता है, दो त्रिज्या होनी चाहिए उसमें। तो पहले तो वो दो त्रिज्या ढूंढिए आप। चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। बाकी बच्चे भी आंसर करिए जल्दी। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पहले ऑप्शन से चलते हैं। एओ, मेरे को दो रेडियस चाहिए, दो त्रिज्याएं चाहिए, तो क्या एओ एक त्रिज्या है? हाँ, एओ तो त्रिज्या है, ठीक है। दूसरी त्रिज्या है डीई। क्या डीई एक त्रिज्या है? नहीं, डी तो त्रिज्या है ही नहीं। डी क्या है हमारा? जीवा है। डी तो एक कॉर्ड है, तो ये तो अब हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डीई, डीई नहीं है तो इसको तो वैसे ही गलत कर दो आप, है ना। डी तो है ही नहीं क्योंकि डी हमारा एक कॉर्ड है, जीवा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तीसरे ऑप्शन पे आओ। एओ, ठीक है, एओ हमारी त्रिज्या है। ओबी, ठीक है, ओबी भी हमारी एक त्रिज्या है, ओबी भी रेडियस है, ठीक है। अब इसके द्वारा बनाया गया क्या एक त्रिज्यखंड बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। ए ओ बी सी ए को ओ से जोड़ा, ओ को बी से, बी के बाद क्या आ रहा है? सी, सी के बाद क्या आ रहा है? दोबारा से ए। हाँ, ये वाला हिस्सा ही तो था हमारा सेक्टर, है ना, यही तो था सेक्टर। सी वाला सही उत्तर है ना। डी को देखिए, एसी, एसी तो हमारा रेडियस है ही नहीं, एसी तो हमारा आर्क है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है सभी को? सी ऑप्शन क्यों हुआ आंसर इसका? बाकी बच्चे सभी को क्लियर है?
बहुत बढ़िया। ओके, तो हमने पढ़ लिया इंटीरियर एक्सटीरियर, मेजर माइनर, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, ये चारों चीजें हमने पढ़ ली। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी भी। इन चार चीजों में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर आगे टॉपिक पे। सभी को क्लियर है ना? ठीक है, अब हम देखते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो क्या है? संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए ये एक आपको एक आयत दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल दे रखा है। परिमाप क्या होता था? परिमाप को हम क्या कहते थे? भाई मैं यहाँ से शुरू हुई, इस पॉइंट से शुरू हुई, यहाँ से चलते 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 जब मैं दोबारा इसी पॉइंट पे आऊंगी तो जितना मैंने रास्ता कवर किया, पाथ कवर किया है, वही हमारा परिमाप हो जाता था, होता था। तो सर्कल के केस में भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे परिमाप की जगह हम क्या यूज करते हैं? परिधि यूज करते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं खड़ी थी वृत्त में, घूमते 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 दोबारा से जब मैं इस वाले हिस्से पे आ जाऊंगी तो जितना भी मैंने कवर किया होगा डिस्टेंस, ठीक है, जितनी दूरी मैंने कवर की होगी वही मेरी परिधि कहलाई जाए। ठीक है, ठीक है, सभी को क्लियर है? परिधि क्या है? परिधि और परिमाप एक ही चीज है। सर्कल की लैंग्वेज में इसे सरकमफेरेंस कहते हैं या परिधि कहते हैं, नेम चेंज हो गया है वही चीज। सभी को क्लियर है? परिधि। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है परिधि को हम वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? कि जो परिधि का फॉर्मूला है, परिधि बराबर होता है 2 × पाई × पाई आपको पता है, पाई की वैल्यू सभी को पता है ना? 22/7 या 3.14 हम रखते हैं जब हम प्रश्न हल करते हैं, है ना? तो 2 × पाई × 2πr। अगर आपसे पूछे कि अगर आप एक सर्कुलर पाथ में, गोलाई में आप दौड़ रहे हैं तो आपने कितना दौड़ा, मतलब कितना लगा दिया एक चक्कर में, तो कितना निकालेंगे आप? 2πr फॉर्मूले पुट कर देंगे। आर यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेडियस, त्रिज्या। तो उस वृत्त की जितनी त्रिज्या होगी उसका नाप मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि आप उसके बाद अपने आप सॉल्व कर सके। तो एक क्वेश्चन में करा देती हूँ। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका त्रिज्या, जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है उसकी परिधि निकालनी है, सरकमफेरेंस निकालिए। तो आपको पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। वैल्यू पुट कर दीजिए, सब अपने अपने कॉपी में करते रहेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की 14 पुट कर देंगे, काट दीजिए, 7×2 = 14, 88 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है, लंबाई है, तो इसलिए सेंटीमीटर में या मीटर में आएगी जो भी आपको दे रखी होगी। सभी को क्लियर है? ठीक है, और मैम अगर ये नीचे 14 की जगह कुछ और आता, जैसे कि 62 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा आ जाता जो 7 से कटता नहीं है तो पॉइंट में आंसर आ जाता है। ठीक है, में करके बता सकते हो 64 का ही। देख लो, अगर ये 64 होगा, यहाँ 64 लिख लेते हैं, काट दो। ठीक है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैम अगर 9, संख्या कुछ भी हो लेकिन कटेगी 7 से ही। हाँ हाँ, नीचे डिवाइड में 7 है तो 7 से ही काटोगे आप। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। इतना तो सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हैं, है ना? समझ गए। ओके,
जब तक वो बोले ना क्वेश्चन में कि 3.14 रखो तब तक कोई नहीं रखेगा। जहां नहीं दिया होता हमेशा हम 22/7 ही रखते हैं। ठीक है, दिया होता है कि 3.14 रखो तभी रखनी है, नहीं तो नहीं रखते। चलो, क्वेश्चन दे दिया है, सरकमफेरेंस निकालना है, परिधि निकालना है। अगर नहीं, हाँ, यदि वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात कीजिए। बताइए जरा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था इन दोनों चीजों के बारे में, क्या रिलेशन है। सॉल्व नहीं करना, आपने डायरेक्ट आंसर बताना है। परिमाप अगर 17 है तो परिधि कितनी होगी? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। हम्म 8 बच्चों ने आंसर किया और 8 के 8 बच्चों का आंसर एकदम सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी, बेटा इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वही आपने देखना है, सॉल्व करने का तो है ही नहीं इसमें। हम्म बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए आंसर इसका। चलो जी, बढ़िया। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो इसका, कौन सा होगा आंसर। बाकी बच्चे, तो एक ही बच्चे ने आंसर किया है अभी चैट सेक्शन में, कौन सा होगा आंसर? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेटा परिधि और परिमाप एक ही बात है ना। सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर बोथ आर सेम थिंग। तो बस आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, इसका उत्तर अपने आप ही सी हो जाता है ना। ये तो हमने बात करी थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको सॉल्व ही नहीं करना था इसमें कुछ भी। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस बार आपको परिधि निकालनी है। अगर रेडियस दे रखा है, त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर, आपसे बोल दिया है कि पाई का मान आपको 22/7 रखना है। सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करके फोर सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। मैम इसमें कंफ्यूज हो गए। नहीं, इसमें कंफ्यूज क्या होना है, फॉर्मूला लगाइए 2 पाई आर, जो बताया था मैंने। पाई का मान पुट करिए 22/7, रेडियस पुट करिए 7।
अभी तो एग्जाम्पल करवाया था थोड़ी देर पहले। फॉर्मूला आपको पता है ना, 2 पाई आर लगाना है क्योंकि सरकमफेरेंस पूछा है उसमें। चलिए, तो सभी ने आंसर कर दिया होगा पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। फॉर्मूला आपको पता है, 2 पाई आर लगाना है। और बस सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए। जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर करिए। हम्म, चलो, वैल्यू पुट कर ले। पाई का मान 22/7 रखना है। रेडियस 7 है, तो 7 से 7 तो कट गया। 2 और 22 को गुणा करना है सिंपल। कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर। दे रहे सभी को ऑप्शन डी क्यों हुआ? 7 से 7 तो कट ही गया, कैंसिल हो गया। बढ़िया। चलो, एक और क्वेश्चन करो। अब बोला है वृत्त का परिमाप अगर 21 पाई है, परिमाप दे दिया आपको, है ना, तो रेडियस निकालना है आपने, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, उल्टा हो गया अब। ठीक है, परिमाप से त्रिज्या निकालना। जरा ट्राई करिए, फॉर्मूला वही लगना है, 2 पाई आर। फॉर्मूला वही लगेगा, 2 पाई आर। बस एक हिंट दे रही हूँ, पाई की वैल्यू पुट मत कीजिएगा क्योंकि वहां पाई से पाई कट जाएगा अगर किसी को आ गया है समझ तो क्वेश्चन। पाई का मान पुट मत करो, सरकमफेरेंस की जगह, परिमाप की जगह 21 पाई रख दो, वहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हम्म, 7 बच्चों ने आंसर कर दिए, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका। जल्दी से करिए पोल सेक्शन में आंसर।
पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करोगे जल्दी से। चैट सेक्शन में करिए आंसर। हम्म, एक ही बच्चे ने किया आंसर, बाकी बच्चे चलो, तो आपको कुछ नहीं करना। सरकमफेरेंस की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ लिख दो। 21 पाई दी है, लिख दी मैंने पाई। रेडियस निकालना है। मैंने क्यों बोला पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, एक जैसे होता है आमने सामने, इज इक्वल टू के कट जाते हैं। अब क्या बचा, 21 इज इक्वल टू 2r। आर का मान क्या आ जाएगा, 21/2। 2 1 जा 2, 0 5 जा 10। कितना आंसर आ गया इसका, 10.5 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है सभी को, ये डिवाइड करना तो आ ही गया होगा। बाकी पाई से पाई कैसे कैंसिल हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। मैम ये समझ में नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं आया। मैम ये अपने पाई से पाई कैंसिल कर दी, फिर आपने 21 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। हाँ तो यही पाई बस। से पाई, आपको ये समझ में नहीं आया कि पाई से पाई कैसे कैंसिल हुआ। यस मैम, लेकिन 22 ऐसे ही होता है होता है, ना। याद रखना। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं, यहाँ 10 लिखूं, तो बराबर है तो कट जाते हैं, तो पाई से पाई इसलिए मैंने कट काट दिया, इज इक्वल टू के उधर था। ठीक है, जब कट गया मतलब बचा ही नहीं, तो यहाँ तो 21 ही था, 21 लिख दिया। यहाँ क्या बचा, 2 और r। अब आ गया समझ। ऐसे कट जाते हैं हमेशा, ठीक है, याद रखना ये मैम तो। इसका 10.5 आंसर कैसे आया? बेटा ये तो डिवाइड है, सिंपल डिवाइड ही तो करना है। करो डिवाइड, किस 2 से 1 जा जाएगा, क्या उतारा, एक। अब 2 1 में तो जा नहीं सकता, क्या लगा देते हैं हम, 0। यहाँ 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे चाहिए पॉइंट। कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10। आ गया मैम, आ गया, थैंक यू। हम्म, ठीक है, चलिए सभी को क्लियर हो गया। चलो, अब आता है हमारा सेमी सर्कल एंड सर्कमफेरेंस, अर्धवर्त और इसकी परिधि, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में। तो आज का जो होमवर्क है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अभी जाइएगा नहीं, होमवर्क देख लो। आज ज्यादा होमवर्क मैंने इसलिए दिया है ताकि हम यहाँ पे ये पिछला वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसको खत्म कर ले। ठीक है, उसके बाद हम सर्कल वाला होमवर्क पे आ जाएंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो